नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। इस शो में हम सॉल्व करेंगे आपकी टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी उलझनों को। और अगर इस बीच आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ अपने सवालों को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करेंगे और आज का टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मार्च महीने की शुरुआत हो चुकी है। इनफैक्ट मार्च महीना अब खत्म ही होने वाला है। अब हम धीरे धीरे 31 मार्च को अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके पहले जो काम अभी तक आपने नहीं किए वो काम अब आप कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पेनाल्टी देने पड़ सकती है, उस पर ब्याज देना पड़ सकता है। काफी सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं, बहुत जरूरी काम करने हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से बात करें तो ये महीना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टैक्स पेयर के लिए। तो क्या कुछ जरूरी काम है जो कि आपको करने चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि पैन को आधार से भी लिंक करना है, टैक्स प्लानिंग जैसे जरूरी कार्य आपको करने हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है ये मार्च महीना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से। तो इस कड़ी में आज हम आपको उन कुछ जरूरी कार्यों के बारे में बताने वाले हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना है। काफी कुछ नए नियम भी आए हैं, नई चीजें आई हैं जिसकी कि आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। और आज इस खास कड़ी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। सुनील जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज जो टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, अब वित्त वर्ष समाप्त होने वाला है, ये मार्च महीना खत्म होने वाला है, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं इस बीच करने के लिए। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उन्हें आप हाईलाइट करिए, किन बातों का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है। नमस्कार पूजा जी। और आपको पता होगा कि मार्च का महीना है, 31 मार्च करीब है। तो इनकम टैक्स के लिहाज से महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। पहले तो आपको पता होगा कि बिलेटेड रिटर्न आप 31 मार्च तक भर सकते थे, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में माननीय वित्त मंत्री जी ने इसको चेंज कर दिया और बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न तो आप 31 दिसंबर के बाद में नहीं भर सकते। लेकिन फिर भी 31 मार्च की जो डेट है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर एक बात, अगर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया है, क्योंकि 15 मार्च चौथी इंस्टॉलमेंट की डेट थी, तो अभी भी आप करवा दीजिए 31 मार्च को, तो कम से कम आप 234 बी के ब्याज से बच जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप पुराने रिजीम को चूज कर रहे हैं, ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, तो अपने जो LIC के प्रीमियम है, आपका NPS का अकाउंट है, आपका PPF में डिपॉजिट है, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको डिपॉजिट करवाना है, आपको मेडिक्लेम पॉलिसी का चेक देना है, वो भी 31 मार्च तक जमा करवा दीजिए। लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम से पहले हम जमा करवा देंगे, क्योंकि 31 जुलाई है तो आपको छूट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। वो केवल कैपिटल गेन के मामलों के लिए लागू होता है, जहां आप एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, वरना 31 मार्च की आपकी लास्ट डेट है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आपको पता होगा 22 मार्च को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है। उसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और बड़ा इजी कर दिया। आप अपना AIS को आप चेक कर लीजिए कि आपकी कौन कौन सी इनकम है। अगर आपका TDS कहीं कटा है, TCS, आपको पता होगा TCS के प्रोविजंस आ गए थे कि आपने विदेश यात्रा की हो या विदेश में रेमिटेंस किया हो तो TCS कलेक्ट होता है। आपका TCS अगर कलेक्ट है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा आपकी इनकम में, 22-23 वित्त वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको रिटर्न भरनी होगी और उसी के हिसाब से आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना होगा। ये तीन महत्वपूर्ण काम है। और अगर आप पुराने रिजीम को चुन रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयर को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, जो आपका एम्प्लॉयर है, कि आपका टैक्स की कैलकुलेशन कर ले पुराने रिजीम के हिसाब से और उसी हिसाब से टैक्स काटा जाए। जो आपकी सेविंग्स है, अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है तो उसका सर्टिफिकेट या उसकी एस्टीमेट जो अमाउंट है ब्याज की, वो अपने एम्प्लॉयर को जोड़ दे दीजिए। सुनील जी, आपने अभी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की बात की, जो कि अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है। कुछ टाइम पहले ही ये सरकार की तरफ से ये एक नया एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, जिसपे कि एक टैक्स पेयर खुद से जो भी उसकी टैक्स लाइबिलिटी है और किस तरह से उसका टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है, उसकी इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से है, क्या खर्चे हैं, वो खुद भी मॉनिटर कर सकता है सही तरीके से। तो अगर हमें खुद इसको रिव्यू करना है तो कैसे करें, कहाँ पर जाके करें? देखिए पूजा, आपको पता होगा कि आयकर विभाग बड़ा एडवांस हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले कभी जमाने में 26 AS फॉर्म हुआ करता था हमारे पास,
जिसमें हमारा टैक्स की एडवांस टैक्स या टीडीएस का अमाउंट आया करता था। लेकिन सरकार एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपकी इनकम, जो आपकी इनकम आ रही है उनका भी ब्यौरा होता है। आपको कहीं से डिविडेंड इनकम आ रही है, आपको कहीं से ब्याज की इनकम आ रही है, आपके एम्प्लॉयर ने जो आपको सैलरी दी है, जो जो इनकम भी लिंक है आपके पैन और आधार से, वो सारी की सारी एआईएस में आ रही है आपके पास में। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया अभी, कि अब तो सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, तो आप सबसे पहले उसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने का तरीका है आपका पैन नंबर और आपका मोबाइल नंबर से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। आपको एक ओटीपी आएगा, आपके मोबाइल पे आपका एआईएस खुल जाएगा और आप देखिए कि आपका कहीं जो टैक्स है, जो आपने टीडीएस आपका कटा है, वो आपका सही कटा है, वो जमा हुआ है कि नहीं हुआ। मान लीजिए आपका टैक्स काट लिया किसी ने, टीसीएस कलेक्ट कर लिया और अगर आपको तो जमा नहीं करवाया है, तो फिर आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको टैक्स जमा करवाना पड़ सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आपका टैक्स कटा या टीसीएस कलेक्ट हुआ है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग अक्सर गलती करते हैं पूजा, हमारे पास जो ऐसी इनकम आती है, डिविडेंड की इनकम आती है, जैसे अब डिविडेंड अब टैक्सेबल हो गया शेयर होल्डर के हाथ में, कभी कंपनी टैक्स भरा करती थी, या कोई ब्याज की इनकम आती है, तो लोग अपने रिटर्न में दिखाना भूल जाते हैं। तो उसका भी आपको एआईएस पे ब्यौरा मिल जाएगा कि आपकी ये इनकम है। आपने कोई म्यूचुअल फंड बेचा है, कई बार लोग करते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड को बेच दिया या स्विच कर लिया। लोग समझते हैं कि मैंने 1 लाख का बेचा, 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है। जैसे ही आप स्विच करते हैं, जैसे ही आप रिडीम करवाते हैं, तो आपको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी होती है। आपको अगर कैपिटल लॉस है या कैपिटल गेन है, आपको डिक्लेयर करना होता है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में। आपने कोई शेयर्स बेच दिए हैं, तो उसको डिक्लेयर करना होता है। उसका सारा ब्यौरा आपको एआईएस में मिल जाएगा और आप उसको देख लीजिए, परख लीजिए और उसी हिसाब से आपको एडवांस टैक्स, और जैसे मैंने बताया जब 31 जुलाई को आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपको उसी हिसाब से रिटर्न फाइल करनी है। जी, एडवांस टैक्स की भी आप सुनील जी कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे कि इसे भी जमा करवा लेना चाहिए 31 मार्च तक। अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है, तो 31 मार्च लास्ट डेट है। एक आम धारणा बनी हुई है कि एडवांस टैक्स सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए है, उन्हें टाइमली सबमिट करना चाहिए। इंडिविजुअल और बाकी जो एचयूएफ है उन पर ये इतना लागू नहीं होता। उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? एडवांस टैक्स के नियम क्या कहते हैं, और इसमें छोटे व्यापारियों को के लिए भी क्या नियम है, क्योंकि उनको भी एडवांस टैक्स क्या जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि कुछ छूट सरकार ने अनाउंस की थी वहां पर भी। तो उनके लिए क्या नियम कानून है? देखिए पूजा, आपको पता होगा कि एडवांस टैक्स हमको जमा करवाना होता है और 4 इंस्टॉलमेंट में जमा करवाना होता है। सब पर लागू होता है। आप इंडिविजुअल हैं, आप फर्म हैं, आप कंपनी हैं, आपको अपने टैक्स की कैलकुलेशन, क्योंकि सरकार ये कहती है कि आप कमा अब रहे हैं, वित्त वर्ष में आप कमा रहे हैं, आपको रिटर्न भरनी है अगले साल में, तो जब आप कमा रहे हैं तभी हमको टैक्स दे दीजिए। इसलिए उसका नाम एडवांस टैक्स रखा गया था। 4 इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होती हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। अगर आप जमा नहीं करवाते एडवांस टैक्स, तो एक धारा है 234C, 234C, उसमें हम्म। आपको 1% पर मंथ का ब्याज आपको देना पड़ता है। और अगर आपने पूरे साल में कोई एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया पूजा, तो 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद आपको धारा 234B का ब्याज भी लगना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि 15 मार्च तो निकल चुका है, लेकिन अभी भी हम्म। आप जमा करवा सकते हैं। हम्म। 31 मार्च तक आप जमा करवा देंगे, तो आपको 234C का ब्याज तो लगेगा, लेकिन 234B का ब्याज आप बचा लेंगे। तो इसलिए 31 मार्च से पहले एडवांस टैक्स जमा करवा दीजिए, क्योंकि अगर आपने 31 मार्च के बाद करवाया, तो आपको 234B का ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये। हम्म। दूसरी बात, जो आपने कहा कंपनीज को या इंडिविजुअल सबको 4 इंस्टॉलमेंट में देना होता है। छोटे व्यापारी को एक सरकार ने सहूलियत दी थी कि अगर आप 44AD धारा में आप मान लीजिए टैक्स भर रहे हैं, 6% का जो प्रोविजन है आपका 44AD में, तो वहां पर कहा था कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में जमा ना करवाइए, आप एक इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। पर एक इंस्टॉलमेंट का मतलब 15 मार्च को अगर आप पूरा टैक्स दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो 15 देना या 45 देना, आपको पूरा 100% एडवांस टैक्स देना होता है। ये गलती कभी ना करना। अक्सर छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार एडवांस टैक्स नहीं जमा करवाते हैं। अब एडवांस टैक्स जमा किसको करवाना होता है? अगर आपकी टैक्स की देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है, पूरे साल में 10,000 रुपए से ज्यादा, तो आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। एक हम्म। सरकार ने सहूलियत दी थी सीनियर सिटीजन के लिए, कि सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स नहीं जमा करवाना, वो बच सकते हैं इससे। लेकिन सरकार ने उसमें भी एक कैविएट लगा दिया। कैविएट ये है, अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है
और आपको कोई बिजनेस इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, तो फिर आप एडवांस टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, आप उससे बाहर नहीं जाते हैं। कई बार सीनियर सिटीजन होते हैं, आप फर्म में पार्टनर होते हैं, तो फर्म की पार्टनरशिप से जो आपको रेम्युनरेशन आता है वो भी बिजनेस इनकम मानी जाती है। आप कोई प्रोफेशन चला रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एडवोकेट हैं, आप 44 एडीए में जा रहे हैं, तब भी आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना होगा, क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम है, आपकी प्रोफेशन से इनकम है। तो ये गलती ना करना, अभी भी आप समय है, एडवांस टैक्स जमा करवा दीजिए। बिल्कुल। तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, एडवांस टैक्स से जुड़े ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके सामने रख रहे थे, इन्हें आप रिव्यू करिए, किस तरह की कैलकुलेशन आपके लिए बन रही है, इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं रिटर्न फाइल की बात पर। सुनील जी, अभी तक जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की है, क्या करें, वो अभी रिटर्न फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते। जो एक धारा थी 139(5) 139 सबसेक्शन 5, उसमें बिलेटेड रिटर्न का प्रोविजन था कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए। पहले ये समय 31 मार्च हुआ करता था कि लोग अपनी रिटर्न्स को, लेट रिटर्न को फाइल कर सकते थे, बिलेटेड को 31 मार्च तक, लेकिन पिछले बजट में इसको घटाकर 31 दिसंबर कर दिया। पहली बात तो ये। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की है, पिछले 2-3 साल से फाइल नहीं की है, तो आप एक अपडेटेड रिटर्न जरूर फाइल कर सकते हैं। जो सरकार ने आपको एक धारा दी थी 139(8)(a), वहां जाकर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए। लेकिन अपडेटेड रिटर्न भी इस साल की फाइल नहीं होगी, वो 31 मार्च के बाद फाइल होगी। जी, आपने बताया कि बिलेटेड रिवाइज्ड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, तो इसमें 2019-20 और 2020-21 का भी रिटर्न अगर फाइल नहीं किया तो वो भी क्या भी फाइल कर सकते हैं, और क्या इसमें कुछ पेनाल्टी नहीं है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बल्कि ये एक पूरक प्रश्न है। इट्स अ ओके। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। देखिए, अच्छा। मैंने आपको बताया था कि आप जो फाइनेंशियल ईयर है 21-22, यानी असेसमेंट ईयर 22-23 जो अभी चल रहा है, हाँ। 31 मार्च को खत्म होगा, उसकी अपडेटेड रिटर्न आप 31 मार्च के बाद भरेंगे। ओके। लेकिन ठीक। लेकिन अगर आपने कोई रिटर्न वित्त वर्ष हाँ। 19-20 या 20-21 की भरना भूल गए, हाँ। यानी 20-21 असेसमेंट ईयर और 21-22 का असेसमेंट की आप अगर रिटर्न भरना भूल गए हैं, तो सरकार ने आपको एक सहूलियत दी थी। सहूलियत ये दी थी कि आप रिटर्न फाइल कर दीजिए अपडेटेड रिटर्न। उसका पोर्टल खुला हुआ है, यानी ओके। 19-20 वित्त वर्ष और 20-21 का वित्त वर्ष का अगर आप रिटर्न भरना भूल गए हैं, तो हाँ। आप तुरंत भर दीजिए। बिल्कुल आपको सरकार ने सहूलियत दी है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं, उसमें कुछ हाँ। नियम है। पहला नियम तो ये है कि आप रिफंड की रिटर्न क्लेम नहीं करेंगे। उसमें सरकार कहती है कि ठीक है, आपसे गलती हो गई, आपको हम्म। इनकम भूल गया, तो हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे आपके ऊपर। आपसे हम्म। आपको वो जो दूसरे प्रोविजन वो नहीं लगेंगे, लेकिन आपको लॉस कम नहीं कर सकते, आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। तो आप पूछेंगे फायदा किसको है? आखिर हम्म। क्यों भरेंगे लोग? उनको फायदा है जिन्होंने रिटर्न में कोई आइटम भरना भूल गए थे, अपनी इनकम दिखाना भूल गए थे, या रिटर्न ही नहीं भरी थी। तो सरकार हम्म। ने एक सहूलियत दे दी कि आप 25% और 50% एडिशनल टैक्स देके रिटर्न भर दीजिए। अब 25 किसके लिए, 50 किसके लिए? अगर आप विद इन ए ईयर भर रहे हैं, यानी अगर आप 21-22 असेसमेंट ईयर के रिटर्न भर रहे हैं 21 मार्च 23 तक, आप बिलेटेड भर नहीं सकते, रिवाइज भर नहीं सकते, तो अपडेटेड कर दीजिए, तो केवल 25%। लेकिन अगर आप 19-20 वित्त वर्ष की, यानी 20-21 असेसमेंट ईयर की रिटर्न भरना चाहते हैं, तो फिर आपको 50% सरकार ने आपसे टैक्स, एडिशनल टैक्स लेना, यानी टैक्स के ऊपर जो 50% होगा, वो सरकार आपसे चार्ज कर लेगी। धारा है 139(8)(a), उसकी शर्तें और नियम आपको पहले पढ़ लेने चाहिए। हर आदमी के लिए पोर्टल नहीं खुला, स्पेशल लोगों के लिए पोर्टल खुला है, जो उस कंडीशंस को पूरा करेंगे। चलिए, अब आप दर्शकों के सवाल को भी शामिल करते हैं, और आपके भी कुछ सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। भोपाल से बीना गुप्ता जी का सवाल आया है, और इनका सवाल है कि पिछले दिनों इनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, जिसमें इनको हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च करने पड़े थे, तो क्या उन्हें इसकी आयकर में छूट मिल सकती है? सुनील जी, क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? ये कंफ्यूजन इसलिए आया पूजा, क्योंकि सरकार ने कोविड के दौरान एक छूट दी थी। कोविड के एक्सपेंसेस अगर आपके हम्म। किसी रिलेटिव ने किए हैं, तो हम उसको गिफ्ट नहीं मानेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जहां अस्पताल के एक्सपेंडिचर्स को आपको छूट मिले। हाँ, एक सरकार ने सहूलियत दे रखी है, धारा 80D में। धारा 80D में क्या कहा है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है, हम्म। यानी आपकी उम्र 60 एंड अबव है, और आपका मेडिकल पॉलिसी नहीं, मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस आपने नहीं ले रखा है, उस हम्म। केस में 50,000 रुपए तक की मेडिकल एक्सपेंडिचर
यानी जो आपके हेल्थ एक्सपेंडिचर हुए हैं, आप उसकी छूट क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं कर सकते। फिर तो आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा वही होगा। हाँ, जो मेडिकल इंश्योरेंस आपको पैसा मिलता है उस पर कोई टैक्स लगता नहीं है, क्योंकि वो आपकी रिइंबर्समेंट होती है। तो बीना जी, ये सुझाव आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं, और इंदौर से सागर शर्मा जी का सवाल आया है, और इनका कहना है कि इन्होंने ऐसा सुना है कि सरकार ने दिव्यांगों को आयकर में विशेष छूट दी है। क्या ये दिव्यांग की पॉलिसी भी ले सकते हैं? सुनील जी, क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? बिल्कुल ले सकते हैं पूजा। सरकार ने दिव्यांगों को इक्वल अवसर देने के लिए, समान अवसर देने के लिए बहुत प्रयास किया, और विशेषकर इसके लिए मोदी जी का तो बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने दिव्यांगों को ध्यान दिया, उनको समान अवसर कैसे मिले। और आयकर में भी स्पेशल प्रोविजन किए हैं। एक धारा है 80DD और एक धारा है 80U। एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप नए रिजीम में जा रहे हैं तो आपको 80DD और 80U का बेनिफिट नहीं मिलता। तो शायद सरकार ने इसलिए कहा है कि अगर आप इनका बेनिफिट ले रहे हैं तो आप पुराने रिजीम में रह सकते हैं। तो 80DD क्या कहती है कि अगर कोई भी दिव्यांग है, हमारे यहाँ पर एक्ट है पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, ठीक है। आपके हाथों में प्रॉब्लम है, आपकी आंखों की रोशनी नहीं है, आपके पैरों में कुछ वो है, इश्यूज हैं, तो आप पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में अगर आप फॉल करते हैं तो, और वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, और इसमें बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली की बात की है। इसमें केवल हस्बैंड वाइफ और बच्चों की बात नहीं है धारा 80DD में। ये भी अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, हस्बैंड वाइफ स्पाउस हो सकती है, और बच्चे हो सकते हैं। बच्चे में अगर आपका एडॉप्टेड चाइल्ड है वो भी हो सकता है। अगर आप उसके रिहेबिलिटेशन पर, उसकी मेंटेनेंस पर कोई खर्चा करते हैं तो आप इसमें छूट क्लेम कर सकते हैं, और छूट का अमाउंट भी बड़ा हैंडसम है। अगर आपको सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपए, 1,25,000। अगर 80% से कम डिसेबिलिटी है तो 75,000 की सरकार आपको छूट देती है, जो खर्चा आप उस दिव्यांग के ऊपर कर रहे हैं। दूसरा फायदा सरकार ने एक और दे दिया। सरकार ने कहा कि अगर आप दिव्यांग के लिए कोई पॉलिसी ले रहे हैं, जैसे LIC की पॉलिसी है उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, ताकि उसको एक मिनिमम इनकम आ जाए, आप उसमें पैसा दे दीजिए। आप 1.25 लाख तक का प्रीमियम दे रहे हैं, सरकार आपको उसकी छूट दे देगी, और उससे जो इनकम आएगी उस पर टैक्स भी आपसे नहीं लेगी। ओके, लेकिन तो ये जी बिल्कुल, तो ये लेकिन इसमें एक कंडीशन है। जो लोग गलती करते हैं पूजा, अक्सर गलती करते हैं, हमने देखा है, आपको एक मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेना होता है, और वो मेडिकल ऑफिसर प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सरकारी मेडिकल, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, CMO जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, वहां से आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होता है, और वो सर्टिफिकेट आपको फाइल करना होता है अपनी आयकर रिटर्न के साथ में, तब आपको ये छूट मिलती है। एक और फायदा है सरकार की तरफ से दिव्यांगों के लिए, ये तो मैंने बताया आपको डिपेंडेंट, यानी आपके स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, बहन भाई। अगर भगवान ने करे आप खुद भी दिव्यांग है, ठीक है, आपके खुद आप पार्टनर है लेकिन आप दिव्यांग हैं, तो आप एक एडिशनल छूट और क्लेम कर सकते हैं। वही सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपए, सीवियर नहीं यानी लेस देन 80% है तो 75,000 की, और अगर घर में दोनों हैं, जब आप भी हैं और कोई डिपेंडेंट भी है, तो 2.5 लाख तक की छूट आपको मिल जाती है, और धारा 80DD और 80। चलिए, अब अगला सवाल ले लेते हैं। मुंबई से जय नारायण सभरवाल जी ने हमें एक सवाल भेजा है, और इनका सवाल है कि सरकार ने कोविड के दौरान कहा था कि गंभीर बीमारी पर सरकार आयकर में छूट देगी, परंतु क्या सरकार भूल गई है, या कोई नियम के तहत छूट मिलती है? सुनील जी, इन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, सरकार कभी भूलती नहीं है। जी कभी देर आए दुरुस्त वाली बात होती है। देखिए, जो कोविड में प्रोविजन आया था, इसके बाद लोगों को कंफ्यूजन है। उसमें क्या प्रोविजन आया था, हमारे यहाँ पे एक धारा है 56(2)(10), उसमें ये कहा है कि अगर आपको रिलेटिव के अलावा कोई पैसा आता है तो वो टैक्सेबल गिफ्ट माना जाता है 50,000 रुपए से ज्यादा। तब कोविड में लोगों ने अपने दोस्तों की हेल्प की, आपके कजिन्स ने आपकी हेल्प की, तो एक टेक्निकल फ्लो आ गया, एक कानून आ गया बीच में कि अगर मेरे किसी दोस्त ने मुझे 2 लाख रुपए दिए और मैंने इलाज करवाया तो 2 लाख पे मुझे टैक्स देना पड़ रहा था। तो सरकार ने उसको माफ कर दिया था कि अगर आपके रिलेटिव ने आपको पैसा दिया है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसी एम्प्लॉयर ने अगर आपको पैसा दिया ग्रेच्युटी का, या आपकी डेथ के कारण डिजीज को, तो उसको भी माफ कर दिया था। अलावा किसी ने 10 लाख रुपए तक, किसी ने, संस्था ने आपको दिए 10 लाख रुपए किसी डेथ में, तब भी माफ कर दिया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को मिला है तो वो अपनी उसको एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपनी रिटर्न में। अगर आप भूल गए हैं तो अपडेटेड में भी क्लेम कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सरकार ने धारा दिया 80DD। 80DD तो डिपेंडेंट के लिए थी, और 80DD है गंभीर बीमारी अगर आपको है, कैंसर है, कोई किडनी फेलियर का केस है, कोई ऑटिज्म का है, इस न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है,
तो आपको 1 लाख रुपए तक की छूट उसमें मिल सकती है। 80DDB में सीनियर सिटीजन के लिए वो छूट 1 लाख रुपए है, वरना वो 40,000 रुपए। अमाउंट कम है। हम सरकार से इस शो के माध्यम से ये माननीय वित्त मंत्री जी को अनुरोध करेंगे, क्योंकि कल ही उन्होंने फाइनेंस बिल को जो सप्लीमेंट्री जो बिल है, जो फाइनल अप्रूवल करवाया है और उसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए हैं, तो हम करेंगे कि 80DD में, क्योंकि बीमारियों में बहुत खर्चा होता है, तो इसकी भी लिमिट को बढ़ाया जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से सुरेंद्र आर्य जी का सवाल आया है। इन्होंने अगस्त 2022 में एक फ्लैट बेचा था पिछले साल ही, जिस पर उन्हें 70 लाख का कैपिटल गेन हुआ। क्या इन्हें 31 मार्च से पहले नया मकान या प्लॉट लेना पड़ सकता है? इन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे सुरेंद्र जी को? सुरेंद्र जी, जो हमने शुरू में बताया था वो LIC पॉलिसी के लिए बताया था, और एक मैंने उसे बताया था कि एग्जम्पशन है। अगर आपने कोई प्लॉट बेचा, एक धारा है 54F, आपने कोई रेजिडेंशियल प्लॉट बेचा, उसके बदले आप रेजिडेंशियल हाउस खरीद लीजिए या बना लीजिए, या आपने 1 साल अगर पहले भी खरीदा है तब भी हम आपको छूट दे देते हैं। 54F कहता है। लेकिन उसमें 31 मार्च की कंडीशन नहीं है। 31 जुलाई 2023 जो कि आपकी ड्यू डेट होगी रिटर्न फाइल करने की, उससे पहले या तो आप मकान बना लीजिए, मकान खरीद लीजिए, तो हम आपको छूट दे देंगे। अगर आप प्लॉट खरीद के मकान बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें 2 और 3 साल का टाइम है, 2 साल में आपको मकान खरीदना होता है और 3 साल में बनाना होता है, और 31 जुलाई तो अभी 6 महीने बाद आ जाएगी, 5 महीने बाद आ जाएगी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक खुलती है बैंकों में, आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अपना पैसा जमा करवा दीजिए और आपको छूट क्लेम कर सकते हैं। अपने दर्शकों के लिए हम बता देते हैं कि वित्त वर्ष बजट 2023 में माननीय वित्त मंत्री जी ने धारा 54F में एक प्रोविजन लिया है, जो कि स्पोर्ट्स इस बार लागू नहीं होगा, 23-24 असेसमेंट ईयर के लागू नहीं होगा, वो 24-25 असेसमेंट ईयर के लागू होगा। उन लोगों के लिए जिनके पास, जिन्होंने हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन की है, 10 करोड़ से ज्यादा के प्लॉट बेचे हैं या शेयर्स बेचे हैं, तो कैपिटल गेन को 10 करोड़ पर कैप कर दिया है। इसका ध्यान भी आपको अगले साल रखना होगा जब आप अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे। राइट, तो सुरेंद्र जी के लिए ये रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं। फरीदाबाद से प्रेम अरोड़ा जी का सवाल आया है। इन्होंने अपनी रिटर्न जुलाई 2022 में जमा करवा दी थी, परंतु अभी तक उनका रिफंड नहीं आया है। क्या करना चाहिए? सुनील जी, रिफंड नहीं आया है, स्टेटस कैसे चेक करें? देखिए, सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आयकर विभाग के पोर्टल पर जाइए, अपना लॉगिन पासवर्ड जो आपका है उससे आप लॉगिन कीजिए। वहां पर आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि प्रोसेसिंग में है, प्रोसेस्ड है। और कई बार क्या होता है पूजा, कि रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है, हमको पता नहीं चलता, हम कोई चीज लिखना भूल गए, कोई क्लेम करना भूल गए या कोई गलत क्लेम कर लिया, तो वो डिफेक्टिव रिटर्न है। और धारा है 139 सबसेक्शन 9 में। अगर आपकी डिफेक्टिव रिटर्न हो चुकी है, वहां पे पोर्टल पे जाके देखिए, इसलिए भी हो सकता है आपका रिफंड ना आ रहा हो, तो आपको उस डिफेक्ट को दूर करना होगा, उसके बाद आपका रिफंड आ जाएगा। क्योंकि आजकल रिफंड बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं, तो आपको जाके तुरंत पोर्टल पे जाना चाहिए। और फिर भी वहां पे कोई डिफेक्ट भी नहीं है और रिटर्न अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो आप एक तुरंत मेल डाल दीजिए आयकर विभाग को, आपका रिफंड 31 मार्च से पहले जरूर आ जाए। अच्छा, ये रिटर्न डिफेक्टिव की आपने बात की, ये क्या है? ये थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। कोई रिटर्न फाइल किया तो वो डिफेक्टिव किस तरीके से हो सकता है? हाँ, पूजा, ये अक्सर गलती होती है, अक्सर गलती होती है, हमको पता नहीं होता। और ये बड़ा खतरनाक प्रोविजन है, हर आदमी को ध्यान से समझना चाहिए। जी। आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, जैसे हुँ, 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट होती है, और हुँ, आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी, आपने कोई इनकम को लेना भूल गए, आपने कोई हाँ, कॉलम भरना भूल गए, आपका कोई कॉलम जो मैंडेटरी कॉलम जैसे 44AD, आप अगर 44AD या 44ADA आप चूज कर रहे हैं, 6% हाँ, वाली स्कीम, तो उसमें आपको अपनी डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक का बैलेंस बताना होता है, आप बताना भूल गए। अगर आपकी हुँ, 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है, पूजा तो आपको पता होगा कि आपको बैलेंस शीट देनी होती है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर देना होता है, आपने हुँ, नहीं दी। तो ऐसे ही हुँ, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो लॉ की है, अगर आपने उसको पूरी नहीं की है रिटर्न भरते वक्त, या हुँ, जैसे अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर है, हुँ, आपको अपनी शेयर होल्डिंग बतानी होती है, उसमें लोगों को ये बात नहीं पता कि हमें शेयर हुँ, होल्डिंग बतानी है। आपने कोई कैपिटल गेन की, आपकी इनकम आई, आपको बताना होता है, आपने नहीं बताई, तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है। आयकर अधिकारी आपको एक नोटिस देता है कि आपकी रिटर्न में ये डिफेक्ट है, आप इसको दूर कीजिए, तब तक मैं इसको प्रोसेस नहीं करूंगा। और जैसे मैंने बताया, धारा है 139(9), और 15 दिन में अगर आपने डिफेक्ट दूर नहीं किया पूजा, तो हाँ, ये मान लीजिए खतरनाक प्रोविजन है। ये माना जाता है कि वो रिटर्न हमने कभी भरी ही नहीं है, नॉन ओह! एक्सेप्ट हो जाती है रिटर्न। आपको डिपार्टमेंट कहता है कि आपने कभी रिटर्न नहीं भरी, और जो ना फाइलिंग करने का जुर्माना है, जो उसका पेनल्टी है, जो उसका ब्याज है,
वो आपको भुगतना पड़ता है और आपको रिफंड भी नहीं मिलता है। इसलिए हर आदमी को हम सलाह देते हैं कि अपने पोर्टल पर जाए और चेक करे कि उसकी रिटर्न की डिफेक्टिव रिटर्न तो नहीं पड़ी हुई। कई बार हमारा रिफंड नहीं होता लेकिन रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है, तो आप ओ लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ये देखिए, ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे जो कि हमें नहीं पता थे कि ऐसा भी हो सकता है, रिटर्न डिफेक्टिव कैटेगरी में भी आ सकता है। तो उसको आप चेक करते रहिए, उसको आप रिव्यू करते रहिए। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप बार बीच बीच में उन्हें चेक करते रहेंगे। और उसी के थ्रू देखिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी टैक्स प्लानिंग बेहतर तरीके से हो पाएगी। क्योंकि देखिए, सरकार से कुछ नहीं छुपा, टैक्स विभाग से अब कुछ नहीं छुपा, चीज़ें इतनी ज़्यादा ऑटोमेटेड हो चुकी हैं। तो अब आपको भी थोड़ा ऑटोमेटेड बनना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल बनना पड़ेगा, डिजिटल भारत के साथ चलना पड़ेगा। और सारी जो जानकारी है वो आपको समय समय पर अपडेट करनी पड़ेगी, आपको रिव्यू करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप अपना टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं, टैक्स को सही तरीके से बचा भी सकते हैं। और जितने भी सरकार आपको टैक्स बचाने के लिए छूट दे रही है, जो भी बढ़ावा देती है, उसका आप फ़ायदा भी ले सकते हैं। चलिए फिर इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को छोटी छोटी बारीकियों के बारे में आसान भाषा में समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 31 मार्च, उम्मीद है कि उसके पहले आप अपनी टैक्स प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाए होंगे। और अगर आप नहीं कर पाए तो अभी भी कुछ डाउट है आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और हैप्पी टैक्स प्लानिंग।